तो आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे जीव जगत। जीव जगत के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आखिर जीवन होता क्या है। कोई जीव निर्जीव होता है या फिर जीव होता है, अर्थात सजीव है या निर्जीव है। दुनिया में दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, या तो कोई जीवित है या निर्जीव है। तो आखिर जीवन होता किसमें है। तो देखिए, जीवित वे जीव माने जाते हैं जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन ये सभी क्रियाएं पाई जाती हैं, वो जीव जीवित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पत्थर है, निर्जीव है। कारण क्या है, ना तो श्वसन करता है और ना ही प्रचलन करता है और ना ही उसमें पाचन है, ना ही उसमें उत्सर्जन है। तो जिसमें जीव में ये क्रिया नहीं होंगी तो वो जीव जीवित नहीं माना जाता है। अगर बात करें जैव विविधता की, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में एक प्रकार के जीव नहीं है, ये दुनिया विभिन्न प्रकार के जीवों से भरी पड़ी हुई है। इस तरह से विविधता का मतलब होता है कि जब किसी भी स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है जैव विविधता। आप देखते हैं कि एक स्थान पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में पश्चिमी जो घाट है वहां पर सबसे ज्यादा एक निश्चित स्थान पर बहुत सारे जीवों की प्रजाति पाई जाती है। इस घटना को बोला जाता है जैव विविधता। तो जिस स्थान पर बहुत सारे जीवों की जातियां पाई जाती हैं वो जैव विविधता कहलाती है। अगर बात करें आखिर इतने सभी जो जीव हैं हम उनका अध्ययन कर कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें एक निश्चित किसी वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। तो आखिर वर्गीकरण है क्या। तो देखिए, वर्गीकरण में क्या होता है, किसी भी जीव को, चाहे प्लांट हो चाहे जंतु हो, उसको एक मान्य वर्गीकरण के अनुसार उसकी पहचान, उसके क्या गुण हैं, तो इस सभी के आधार पर उस जीव को एक पर्टिकुलर इकाई या उसमें रखा जाता है, जिससे ताकि हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकें। क्योंकि इस दुनिया में इतने लाख करोड़ों की संख्या में जीव हैं कि उनका हम एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए उन जो भी जीव अपनी गुणों में दूसरे जीवों से मिलते हैं तो उनको एक जीव जगत में रख दिया जाता है, तो ताकि हम उनका अध्ययन आसान तरीके से कर सके और कम समय में अध्ययन कर सके। आखिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर वर्गीकरण की आवश्यकता उत्पन्न क्यों हुई। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इतने सारे जीव हैं तो उनका अध्ययन करना संभव नहीं, अर्थात इनका अध्ययन करना आसान हो जाए। दूसरा ये कि इन जीवों में विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो किस जीव को किस वर्ग में रखा जाए तो ये आसानी से हम वर्गीकरण के द्वारा पता कर सकते हैं। और कोई भी जीव है हम उसको कैसे पहचाने, ये हम किसके माध्यम से, वर्गीकरण के माध्यम से। क्योंकि हमें अगर जिस वर्गीकरण में उसके कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई जीव ये गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसको विशेष एक जगत में रखा जाता है, विशेष वर्ग में या विशेष गण में रखा जाता है। तो इस आधार पर हम किसी भी जीव के अध्ययन को आसान बना देता है ये वर्गीकरण। और अगर हम चीजें देखें कि कोई जीव प्राचीन समय में कैसे हुआ था, क्योंकि जीव एक से नहीं है। आज वर्तमान में जो जीव हैं वो वैसे पहले नहीं थे। आज जो जीव हैं वर्तमान में प्राचीन समय में देखें बहुत अंतर आ गया है। तो प्राचीन समय में वो जीव कैसे थे और फिर किस तरह से विकास करते आए हो, आज वर्तमान समय में किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, ये हम वर्गीकरण से ही जान सकते हैं। तो इस तरह से हमें वर्गीकरण जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करता कि और हम उसका अध्ययन कर सकें, ताकि आगे उनको एक विशेष पदानुक्रम में बांट सकें। आखिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इनके वर्गीकरण किया कैसे जाए, वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया। तो देखिए, वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास माना जाता है कि जो लीनियस वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया था, जो उन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था। लेकिन आपको बता दें, द्विजगत वर्गीकरण इनसे पहले गैस्पार्ड बाहेन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पाइनेक्स नाम की, एक पाइनेक्स नाम की किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने लीनियस से पहले भी कह दिया था, दो जगत वर्गीकरण में पौधों को बांट दिया गया था। हालांकि श्रेय लीनियस को ही जाता है, द्विजगत वर्गीकरण का श्रेय लीनियस को ही जाता है। इसके बाद 3 जगत वर्गीकरण भी आता है, 4 जगत वर्गीकरण भी दिया गया, 5 जगत वर्गीकरण भी हुटकर के द्वारा दिया गया है, एक कॉपलैंड के द्वारा भी दिया गया है वर्गीकरण। तो ऐसे काफी वर्गीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वर्गीकरण का प्रथम श्रेय जो द्विजगत वर्गीकरण का है वो लीनियस को जाता है। अब देखिए, आकर वर्गीकरण जो होता है तो वर्गीकरण के कुछ नियम भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम तो ये होता है कि जो भी
वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे जंतु के वैज्ञानिक नाम कहे जाते हैं और जो वनस्पति के उनको वानस्पतिक नाम कहा जाता है। तो इन नामों की एक इसलिए आखिर वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो कारण ये रहा कि आपके यहाँ किसी भी जीव को किसी अन्य स्थान के नाम से जाना जाता है, कोई अलग नाम है, और कहीं और दूसरे स्थान पर कोई अलग नाम है। जैसे अपने यहाँ कोई चिड़िया होती है तो उसको चिड़िया थोड़ी अपन लोग बोलते, चिड़ैया बोलते हैं, कोई कहीं गौरैया बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है और कहीं मतलब कुछ बोलता है। तो आखिर इनको मतलब एक नाम दे दिया, जैसे पैसर डोमेस्टिका। ये विश्व में कहीं भी आप बोल देंगे किसी भी पढ़े लिखे आदमी को, तो मतलब वो आपको समझ जाएगा कि मतलब एक क्या है, गौरैया की बात कर रहा है। आप अगर किसी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कोई भैंसे चरावत से पूछेगा यहाँ पैसा डोमेस्टिका है क्या, तो वो आपको लट्ठी मारेगा, ये पैसा डोमेस्टिका क्या है। मतलब वो थोड़े समझ गए, मतलब एक पढ़े लिखे लोग ही मतलब समझ सकते हैं इस चीज को। तो ऐसा मतलब भाषा का विकसित करना या ऐसा नाम देना ताकि वो विश्व में एक सा हो, पूरे विश्व में उसको एक नाम से जाना जाए। तो वो नाम क्या होते हैं आपके, ये वानस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो पहली शर्त तो क्या होगा, पूरे विश्व में इनको एक नाम से जाना जाए चाहिए। दूसरा देखिए, इनको ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप देखे होंगे किताब में थोड़े तिरछे अक्षर में छपे होते हैं और बोल्ड लेटर होते हैं, वो थोड़े गहरे रंग वाले होते हैं। हालांकि हम जब लिखते हैं तो उनको बोल्ड नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मतलब अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरी शर्त ये हो जाती। तीसरी शर्त ये होती है कि कम से कम इसमें 3 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए और 12 अक्षर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त इसमें ये होती है कि आप किसी भी उसका नाम लिखें, जैसे पैसर डोमेस्टिका आप लिखें, पैसर डोमेस्टिका गौरैया का नाम है, तो आप पैसर लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे। मतलब आपका जो पहला अक्षर कैसा बनेगा, ये प्रजातीय नाम होता है। दूसरा जाति डोमेस्टिका, जैसे आपने लिखा तो ये डोमेस्टिका, तो ये स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है। अर्थात प्रजातीय नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, और जो जाति नाम का होता है उसके सारे अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये हम आपको पहले ही अवगत करा चुके कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 से अधिक अक्षर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो जाते हैं आपके नामकरण के नियम। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, आखिर वर्गीकीय पदानुक्रम क्या होता है। वर्गीकीय पदानुक्रम क्या होता है? तो वर्गीकीय का मतलब होता है किसी भी जीव को का खोजना, नामकरण करना और एक वर्गीकरण की मान्य पद्धति के अनुसार उसके गुणों का पूरा संक्षिप्त वर्णन कर देना वर्गीकीय होता है। तो अब अपन देखें, जैसे वर्गीकीय में सबसे ऊपर इकाई रखा जाता है जगत को, सबसे ऊपर इकाई जगत को रखा जाता है। उसके बाद रखा जाता है संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति। अर्थात ये कहते हैं कि जगत सबसे बड़ी इकाई है वर्गीकरण की और जो आपकी जाति है वो सबसे छोटी इकाई है। अर्थात आप कहेंगे कि जगत किसे कहते हैं, तो बहुत सारे संघ मिलकर के जगत बनाते। इसी तरह से आप कहेंगे कि वंश किसे कहते हैं, तो बहुत सारे जीव की जातियां मिलाकर के वंश बनाती हैं। आप कहेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो बहुत सारे गण मिलकर के वर्ग बनाते हैं। आप कहेंगे संघ किसे कहते हैं, तो बहुत सारे वर्ग मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वर्गीय पदानुक्रम। अगला होता है कि संग्रहालय क्या है। तो संग्रहालय, आवाज क्यों कर रहे हो? संग्रहालय, देखिए संग्रहालय वे स्थान होता है जहां पर पादपों और जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। पादपों और जंतुओं को क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनका आप भविष्य में अध्ययन कर सकें। क्या होता है कि हम जिस स्थान पर किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं वो जीव यहाँ पर नहीं होता है। किसी वनस्पति का अध्ययन करते वो यहाँ पर नहीं होती, किसी दूसरे स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन वहाँ से हम कम से उसको सुरक्षित रखकर आपको अध्ययन की दृष्टि दिखा तो सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है आपके, और संग्रहालय कहलाती है। अब चिड़ियाघर क्या है, तो चिड़ियाघर, अब संग्रहालय में देखिए जीवों को उनके अवशेष को रखा जाता है, उनके मतलब उनको दिखाया जाता है। कोई जरूरी नहीं होता कि वो जीवित ही हों, मतलब वहाँ पर वो जीवित नहीं होते, बस उनका पहचान ताकि आप पहचान जाएं। जैसे मान लीजिए आपकी फोटो को संग्रहालय में लगा दिया, आपका स्टैचू लगा दिया, समझ रहे, गांधी जी का स्टैचू लगा दिया तो गांधी जी को तो समझ ही जाओगे ना कि गांधी जी हैं। ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी को अम्बेडकर समझे, अम्बेडकर जी को गांधी जी। फोटो तो सबको क्लियर होती है कि भैया ये चीज़ें किसकी है। तो इस तरह से हमें मतलब संग्रहालय में ये चीज़ें जंतुओं पादपों के हमको देखने को मिल जाते हैं।
दूसरी बात होती है कि आपका आखिर चिड़ियाघर क्या होता है। तो चिड़ियाघर मतलब ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान पर, मतलब ज्यादा स्थान नहीं होता, वहां पर मानव की देख रेख में जीवों का पालन पोषण किया जाता है। जो मतलब जंतु होते हैं उनको रखा जाता है, उन्हीं की हिसाब से भोजन दिया जाता है मानव द्वारा। तो इस तरह के कम स्थान में रखे जाते हैं जीवों, वो कहलाते हैं आपके चिड़ियाघर। अगला टॉपिक है आपका वानस्पतिक उद्यान। तो देखिए वानस्पतिक उद्यान में क्या होता है कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उनको एक प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है। जब प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ताकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। उसको भविष्य में अध्ययन करने के लिए और भी रिसर्च करने के लिए उनको रखा जाता है। ऐसे मतलब स्थान कहलाते वनस्पतिशाला। देखिए जैसे हमारे यहाँ लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर एक माना जाता है वट वृक्ष है, बहुत पुराना वट वृक्ष का पौधा है यहाँ पर, बहुत पुराना, इंडिया का बहुत पुराना है, बहुत कई एकड़ में फैला हुआ है। और देखिए एक वनस्पति उद्यान है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में है हमारा, राष्ट्रपति जी वाला राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ वाला। अब आखिर एक होता है वनस्पतिशाला या हर्बेरियम। तो आखिर ये वनस्पति उद्यान और वनस्पति इसमें शाला हर्बेरियम में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इसमें जीवित रूप में होते हैं, लेकिन जो आपका शाला होता है, हर्बेरियम होता है, इसमें जिसमें जीव मतलब वैसे नहीं होते, जीवित अवस्था में नहीं होते, यहाँ पर उनके अवशेषों को ही रखा जाता है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं आपके वनस्पतिशाला या हर्बेरियम कहलाते हैं। कट कर दो।